नमस्कार दर्शकों, न्यूज टुडे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की मुख्य सुर्खियां इस प्रकार हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसानों का जीवन और आजीविका सुधारने के लिए 14,235.30 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ 7 प्रमुख योजनाओं को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डिजिटल कृषि मिशन के लिए 2,817 करोड़ रुपए मंजूर किए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत एक और सेमीकंडक्टर यूनिट की स्थापना को मंजूरी दी। मणिपुर के कई हिस्सों में ग्रेनेड से लैस ड्रोन से बमबारी की गई। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सड़क सुरक्षा पर दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय स्थिति रिपोर्ट जारी की। चलिए अब खबरों की चर्चा विस्तार से करते हैं और सबसे पहले रुख करते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसानों का जीवन और आजीविका सुधारने के लिए 14,235.30 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ 7 प्रमुख योजनाओं को मंजूरी दी है। ये योजनाएं कृषि के विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक सुधार लाने का लक्ष्य रखती हैं। इनमें से एक प्रमुख योजना डिजिटल कृषि मिशन है, जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) की संरचना पर आधारित है, जिससे कृषि को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही खाद्य के लिए फसल विज्ञान और पोषण संबंधी सुरक्षा के तहत अनुसंधान और शिक्षा, पादप आनुवंशिक संसाधन प्रबंधन, खाद्य एवं चारा फसलों के आनुवंशिक सुधार, दलहन और तिलहन की फसल में सुधार और कीटों व परागणकों पर अनुसंधान जैसे महत्वपूर्ण स्तंभ शामिल हैं, जो कृषि उत्पादन की गुणवत्ता और स्थिरता को बढ़ाने में सहायक होंगे। इसके अलावा कृषि शिक्षा, प्रबंधन और सामाजिक विज्ञान को मजबूत करने की योजना भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के अधीन है और इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप तैयार किया गया है। ये योजना डिजिटल DPI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा और रिमोट सेंसिंग जैसी नवीनतम तकनीकों के उपयोग पर जोर देती है, जिससे कृषि क्षेत्र में नवाचार और दक्षता को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही इस योजना में प्राकृतिक खेती और जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलेपन के निर्माण पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है, जो पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ कृषि के लिए आवश्यक है। इसके अलावा सतत पशुधन स्वास्थ्य और उत्पादन कार्यक्रम के तहत पशु स्वास्थ्य प्रबंधन और पशु चिकित्सा शिक्षा, डेयरी उत्पादन, पशु आनुवंशिक संसाधन प्रबंधन, पशु पोषण और जुगाली करने वाले छोटे पशुओं का उत्पादन एवं विकास जैसे क्षेत्रों में सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे पशुधन के माध्यम से किसानों की आय में वृद्धि हो सके। साथ ही सतत बागवानी विकास के अंतर्गत उष्णकटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय और समशीतोष्ण बागवानी फसलें, जड़, कंद और शुष्क फसलें, सब्जी, फूलों की खेती और मशरूम की फसलों को तथा बागान, मसाले, औषधीय और सुगंधित पादपों के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे बागवानी क्षेत्र में भी किसानों की आय में इजाफा होगा। इसके अतिरिक्त कृषि विज्ञान केंद्रों का सुदृढ़ीकरण और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन योजना भी इस व्यापक रणनीति का हिस्सा है, जिसके माध्यम से कृषि अनुसंधान, शिक्षा और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन को आधुनिक बनाया जाएगा। इन योजनाओं का महत्व इस बात में निहित है कि ये किसानों को जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीला बनाने और 2047 तक खाद्य सुरक्षा प्रदान करने में मदद करेंगी। इसके साथ ही वर्तमान चुनौतियों से निपटने के लिए कृषि छात्र व शोधकर्ताओं को तैयार करने, कृषि अनुसंधान और शिक्षा का आधुनिकीकरण करने और पशुधन, डेयरी तथा बागवानी से किसानों की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से इन योजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डिजिटल कृषि मिशन (DAM) के लिए 2,817 करोड़ रुपए मंजूर किए। चलिए सबसे पहले डिजिटल कृषि मिशन (DAM) के बारे में बात करते हैं। इसकी कल्पना डिजिटल कृषि पहलों का समर्थन करने के लिए एक अम्ब्रेला योजना के रूप में की गई है। इन पहलों में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) बनाना, डिजिटल सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण (DGCES) को लागू करना आदि शामिल है। DPI डिजिटल प्रणालियों का एक समूह है जो देशों को सुरक्षित और दक्षता पूर्वक आर्थिक अवसर और सामाजिक सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बनाता है। DPI की संरचना के आधार पर डिजिटल कृषि मिशन के तहत 3 DPIs बनाए जाएंगे। पहला है एग्री स्टैक। इसमें 3 मूलभूत रजिस्ट्रियां या डेटाबेस, किसानों के रजिस्ट्री, भू संदर्भित गांव के नक्शे
और बोई गई फसल की रजिस्ट्री शामिल है। किसानों को आधार कार्ड के समान एक डिजिटल पहचान दी जाएगी जो राज्य के भूमि रिकॉर्ड, पशुधन स्वामित्व आदि से जुड़ी होंगी। दूसरा है कृषि निर्णय सहायता प्रणाली। ये किसानों को सूचित निर्णय लेने में सहायता करने के लिए भूस्थानिक डेटा, सूखा व बाढ़ की निगरानी, मौसम एवं उपग्रह डेटा तथा भूजल उपलब्धता की जानकारी का लाभ उठाएगी। और तीसरा है मृदा प्रोफाइलिंग। इस मिशन के अंतर्गत देश की लगभग 142 मिलियन हेक्टेयर कृषि भूमि के 1:10,000 के पैमाने पर विस्तृत मृदा प्रोफाइल मानचित्र तैयार किए जाने की परिकल्पना की गई है। इससे जुड़े महत्व की बात करें तो किसानों तक दक्ष, आसान एवं तीव्र सेवा और योजना वितरण सुनिश्चित किया जा सकेगा। लगभग 2.5 लाख प्रशिक्षित स्थानीय युवाओं और कृषि सखियों को रोजगार के अवसर मिलने की उम्मीद है और साथ ही इससे कृषि आदानों यानी इनपुट्स और फसल कटाई के बाद की प्रक्रियाओं के लिए सक्षम मूल्य श्रृंखला तैयार होगी। आखिर में कृषि में डिजिटल तकनीक को बढ़ावा देने के लिए अपनाई गई अन्य पहलों को जान लेते हैं। राष्ट्रीय कृषि बाजार ई-नाम, ये एक अखिल भारतीय ट्रेडिंग पोर्टल है। ये व्यापारियों, किसानों, मंडियों आदि को डिजिटल सेवाएं उपलब्ध करवाता है। कृषि में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना, इसके तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI, मशीन लर्निंग, ड्रोन्स जैसी आधुनिक प्रौद्योगिकियों के उपयोग सहित परियोजना के लिए वित्त पोषण प्रदान किया जाता है। इस और कुछ अन्य पहले भी हैं, जैसे कि किसान कॉल सेंटर्स, M-किसान पोर्टल और मोबाइल ऐप, PM किसान योजना के तहत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण आदि। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ISM के तहत एक और सेमीकंडक्टर यूनिट की स्थापना को मंजूरी दी। ISM के तहत एक और सेमीकंडक्टर यूनिट की स्थापना देश की सेमीकंडक्टर उत्पादन क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। नई सेमीकंडक्टर यूनिट गुजरात के साणंद में स्थापित की जाएगी, जो प्रतिदिन 60 लाख सेमीकंडक्टर चिप्स का विनिर्माण करेगी, जिससे देश की उत्पादन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। यह ध्यान देने योग्य है कि इससे पहले ही गुजरात के धौलेरा और साणंद तथा असम के मोरी गांव में ऐसी सेमीकंडक्टर यूनिट्स की स्थापना को मंजूरी दी जा चुकी है और अब ये सभी 4 यूनिट्स कुल मिलाकर प्रतिदिन लगभग 7 करोड़ सेमीकंडक्टर चिप्स बनाएंगी, जिससे भारत की आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में बढ़ोतरी होगी। भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि भारत सेमीकंडक्टर के आयात पर अत्यधिक निर्भर है। स्मार्टफोन से लेकर चिकित्सा उपकरणों और वाहनों तक सभी आधुनिक तकनीकों में सेमीकंडक्टर एक आवश्यक घटक है। भारत में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की खपत में तेजी से वृद्धि हुई है और इसकी मांग की अधिकांश पूर्ति आयात से की जा रही है। उदाहरण के लिए 2019 में भारत ने 0.33 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य का सेमीकंडक्टर निर्यात किया, जबकि 4.65 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य का आयात किया गया, जो देश की आयात निर्भरता को दर्शाता है। साथ ही वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में विविधता लाने की आवश्यकता भी स्पष्ट हो जाती है। कोविड महामारी के कारण उपकरणों के आयात में व्यवधान और बढ़ती श्रम लागत ने सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में बदलाव लाया है, जिससे बड़ी कंपनियां चीन के अलावा अन्य देशों में भी विनिर्माण यूनिट स्थापित कर रही हैं। भारत इस अवसर का लाभ उठाने का प्रयास भी कर रहा है, विशेष रूप से जब वर्तमान में विश्व का लगभग 70% सेमीकंडक्टर विनिर्माण दक्षिण कोरिया, ताइवान, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान में होता है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ISM के बारे में बात करें तो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ISM डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के तहत एक विशेष और स्वतंत्र व्यवसाय डिवीजन है। यह सेमीकॉम इंडिया कार्यक्रम के तहत स्वीकृत योजनाओं के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है। सेमीकॉम इंडिया कार्यक्रम, जो कि केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की एक पहल है, इसका उद्देश्य देश में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण इकोसिस्टम का विकास करना है। इस कार्यक्रम की कुल परिव्यय राशि 76,000 करोड़ रुपए निर्धारित की गई है, जिसके माध्यम से विभिन्न योजनाओं के तहत कंपनियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इन योजनाओं में सेमीकॉम इंडिया फ्यूचर डिजाइन,
जिसमें डिजाइन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना शामिल है। भारत में सेमीकंडक्टर फैब की स्थापना के लिए संशोधित योजना TFT LCD या AMOLED आधारित डिस्प्ले पैनल के निर्माण के लिए भारत में डिस्प्ले फैब की स्थापना की योजना और कंपाउंड सेमीकंडक्टर सिलिकॉन फोटोनिक्स सेंसर फैब की स्थापना के लिए संशोधित योजना शामिल है। इस पहल का उद्देश्य भारत को सेमीकंडक्टर विनिर्माण में आत्मनिर्भर और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में अग्रणी बनाना है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मणिपुर के कई हिस्सों में ग्रेनेड से लैस ड्रोन से बमबारी की गई। मणिपुर पुलिस ने ड्रोन से किए गए इस घातक बम हमले की जांच करने और इसके खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। सबसे पहले इस ड्रोन तकनीक के बारे में बात करते हैं। ड्रोन मानव रहित हवाई वाहन यानी UAV होते हैं। ये ऐसे विमान हैं जिन्हें दूर से नियंत्रित किया जा सकता है या स्वायत्त रूप से रिमोट कंट्रोल के जरिए उड़ाया भी जा सकता है। ड्रोन तकनीक के कारण सामने आने वाले सुरक्षा संबंधी इम्प्लीकेशंस यानी निहितार्थों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। पहला है ड्रोन आतंकवाद। ड्रोन की क्षमता, पैंतरेबाजी और पेलोड क्षमता को देखते हुए आतंकवादी संगठन इन्हें प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहते हैं। दूसरा है निगरानी और खुफिया जानकारी जुटाना। ड्रोन का उपयोग सैन्य प्रतिष्ठानों, सीमावर्ती क्षेत्रों या संवेदनशील सरकारी परिसरों की निगरानी के लिए किया जा सकता है। तीसरा, महत्वपूर्ण अवसंरचनाओं को क्षति पहुंचाना। अवसंरचना नेटवर्क को नष्ट करने के लिए ड्रोन का उपयोग साइबर हमले, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग या भौतिक रूप से हमला करने के लिए किया जा सकता है। चौथा है सीमा पार से तस्करी और गैर कानूनी व्यापार। प्रतिबंधित वस्तुओं, मादक पदार्थों या अवैध हथियारों की तस्करी करने में ड्रोन का उपयोग किया जा सकता है। पाकिस्तान विस्फोटकों, हथियारों और ड्रग्स की तस्करी के लिए ड्रोन्स का उपयोग करता है। और पांचवा है गोपनीयता से संबंधित चिंताएं। कैमरे से युक्त ड्रोन उपयोग करने से व्यक्तियों और परमाणु संयंत्रों जैसी संवेदनशील इकाइयों की गोपनीयता एवं सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो सकता है। ड्रोन से उत्पन्न खतरों को कम करने के उपायों को भी समझ लेते हैं। पहला है काउंटर ड्रोन तकनीक। अनधिकृत या दुर्भावनापूर्ण उपयोग में लाए जाने वाले ड्रोन को नष्ट करने की प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता है। दूसरा है क्षमता निर्माण को बढ़ाना। ड्रोन का पता लगाने, उसकी पहचान करने तथा उसे नष्ट करने के लिए सुरक्षा बलों में क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। और तीसरा है सार्वजनिक निजी भागीदारी, जिसके माध्यम से ड्रोन तकनीक के मामले में राष्ट्र की क्षमता बढ़ाने के लिए स्वदेशी ड्रोन तकनीक के विकास को प्रोत्साहित करना। खबर के आखिर में अब भारत में ड्रोन विनियमन और अन्य पहलों पर एक नजर डालते हैं। ड्रोन नियम 2021 ये ड्रोन उड़ाने की स्वीकार्यता और स्वायत्तता के आधार पर भारतीय हवाई क्षेत्र को 3 भागों में वर्गीकृत करता है: ग्रीन एरिया, येलो एरिया और रेड एरिया। ड्रोन आयात नीति 2022 के तहत विदेशी ड्रोन के आयात पर प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन ड्रोन के पुर्जों के आयात पर छूट दी गई है। एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल भारत का पहला AI संचालित एंट्री ड्रोन सिस्टम है। साथ ही ड्रोन तथा ड्रोन के पुर्जों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन PLI योजना आरंभ की गई है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने सड़क सुरक्षा पर दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय स्थिति रिपोर्ट जारी की। यह रिपोर्ट दुर्घटना से जुड़ी चोट की रोकथाम और सुरक्षा को बढ़ावा पर 15वें विश्व सम्मेलन में जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सड़क दुर्घटनाओं में 28% मौतें केवल दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में दर्ज की जाती हैं। 2021 में दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में सड़क दुर्घटनाओं के कारण 3,30,222 लोगों की मौत हुई, जिससे इस क्षेत्र में सड़क सुरक्षा की गंभीर स्थिति उजागर होती है। इस रिपोर्ट में भारत की स्थिति पर भी ध्यान दिया गया, जिसमें 2021 में सड़क दुर्घटनाओं में 2,16,618 मौतें हुई, जो 2010 की तुलना में 2.1% से अधिक है। हालांकि रिपोर्ट की गई मौतों की संख्या 53,972 थी, जो कि अनुमानित संख्या से काफी कम है। विशेष रूप से 2 पहिया या तिपहिया वाहनों के ड्राइवर्स और सवारी सबसे अधिक प्रभावित हुए, जो कुल मौतों का 45.1% थे। इसके अलावा प्रति
1 लाख आबादी पर 15.4 मौतें दर्ज की गई, जो कि वैश्विक औसत 15 से अधिक है, जिससे भारत में सड़क सुरक्षा की स्थिति और भी चिंताजनक हो जाती है। दक्षिण पूर्व एशिया में सड़क सुरक्षा से जुड़ी समस्याओं का मुख्य कारण समन्वित प्रयासों की कमी है, क्योंकि सड़क सुरक्षा पर आवश्यक विशेषज्ञता और संसाधनों वाली एक प्रभावी प्रमुख एजेंसी का अभाव है। इस कारण से सड़क सुरक्षा पर किए जाने वाले प्रयासों में समन्वय का अभाव देखा जाता है। साथ ही सड़क अवसंरचना की खराब गुणवत्ता भी एक प्रमुख समस्या है, क्योंकि बजटीय आवंटन पर्याप्त नहीं है और सड़क सुरक्षा ऑडिट के लिए कोई व्यवस्थित प्रणाली भी मौजूद नहीं है। इन कारणों से सड़कों के निर्माण की गुणवत्ता की सही तरीके से निगरानी नहीं हो पाती है। इसके अलावा वाहन चालकों द्वारा सड़क सुरक्षा मानकों का सही से पालन नहीं करना और आपातकालीन एवं ट्रॉमा देखभाल व्यवस्था की कमी जैसी समस्याएं भी सड़क सुरक्षा को प्रभावित करती हैं। रिपोर्ट में सड़क सुरक्षा सुधार के लिए कुछ सिफारिशें भी की गई हैं, जिनमें शहरी नियोजन और पर्यावरण नीति जैसी अन्य प्रक्रियाओं में सड़क सुरक्षा को एकीकृत करने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सड़क मूल्यांकन कार्यक्रम मानकों के अनुरूप स्टार रेटिंग वाला सड़क डिजाइन अपनाने की भी सिफारिश की गई है। इसके अतिरिक्त तय समय में पूरे किए जाने वाले लक्ष्य निर्धारित करना, दुर्घटना के बाद की आपात देखभाल प्रणाली को मजबूत करना और डेटा निगरानी के लिए एक अलग विभाग स्थापित करना जैसी अन्य सिफारिशें भी शामिल है। भारत में सड़क सुरक्षा के लिए कई उपाय किए गए हैं, जिनमें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति 2010 शामिल है, जिसमें सड़क सुरक्षा सूचना डेटाबेस की स्थापना और सुरक्षित सड़क अवसंरचना को प्रोत्साहित करने जैसे प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत मोटर वाहन दुर्घटना कोष की स्थापना और गोल्डन ओवर के दौरान कैशलेस उपचार योजना को लागू करना शामिल है। इसके साथ ही केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा एकीकृत सड़क दुर्घटना डेटाबेस की पहल की गई है, जिसका उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं पर डेटाबेस को बढ़ाना है। इस और अन्य उपायों में सड़क सुरक्षा ऑडिट का प्रावधान और राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद का गठन भी शामिल है, जो देश में सड़क सुरक्षा को सुधारने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। चलिए बढ़ते हैं सुर्खियों में रहे स्थल की तरफ। हमारा आज का स्थल है ब्रुनई दारुसलाम। इस देश की राजधानी है बंदर सेरी बेगवान। भारत के प्रधानमंत्री ब्रुनई दारुसलाम की पहली द्विपक्षीय यात्रा पर गए हैं। सबसे पहले इस देश की भौगोलिक अवस्थिति पर एक नजर डालते हैं। ये दक्षिण पूर्व एशिया का एक देश है। ये ब्रोनियो द्वीप के उत्तरी तट पर स्थित है और 2 असंबद्ध हिस्सों से मिलकर बना है। इसकी सीमाओं की बात करें तो इसका केवल उत्तरी तटीय हिस्सा दक्षिण चीन सागर से लगा हुआ है, बाकी का हिस्सा मलेशियाई राज्य सारावाक से पूरी तरह घिरा हुआ है। साथ ही ये राष्ट्रमंडल और आसियान का सदस्य भी है। चलिए अब इस देश की भौगोलिक विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके उत्तर में संकीर्ण तटीय मैदान स्थित है, जबकि दक्षिण में उबड़-खाबड़ पहाड़ी जमीन स्थित है। इस देश का सबसे ऊंचा स्थान पैगन पीक है। यहाँ की प्रमुख नदियां बेलाइट, टूटोंग, ब्रुनई, पंडारुआन आदि हैं और इस देश की जलवायु मॉनसून प्रणालियों से प्रभावित भूमध्य रेखीय प्रकार की जलवायु है। बुलेटिन के आखिर में अब बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। केंद्र ने 2023 में सिक्किम में घटित हिमनदीय झील के टूटने से उत्पन्न बाढ़ GLOF की घटना के बाद GLOF की संभावना वाले भारतीय हिमालयी क्षेत्र में 188 महत्वपूर्ण झीलों के लिए आरंभिक चेतावनी प्रणाली मिशन EWS शुरू किया है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL से 240 एरो इंजन AL31FP की खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इनकी खरीद भारतीय श्रेणी के तहत खरीद की जाएगी। इन इंजनों का Su-30 MKI विमानों में उपयोग किया जाएगा। इन इंजनों में 54% से अधिक स्वदेशी घटक प्रयुक्त होंगे। वैज्ञानिक उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के बाहर कोको का पौधा उगाने तथा कोको की फसल को अधिक जलवायु अनुकूल बनाने के लिए काम कर रहे हैं। ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाने वाली एक 12मासी फसल है। इसे मुख्य रूप से अफ्रीकी महाद्वीप में उगाया जाता है।
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI राष्ट्रीय राजमार्गों पर यातायात की निर्बाध आवाजाही के लिए GIS आधारित सॉफ्टवेयर से लगभग 100 टोल प्लाजाओं की निगरानी करेगा। GIS एक कंप्यूटर आधारित उपकरण है। इसे भूस्थानिक प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके विकसित किया गया है। जिस तरह हम एक दूसरे से संवाद करने और सामानों का ऑर्डर देने के लिए इंटरनेट का उपयोग करते हैं, वैसे ही पेड़ों और अन्य पादपों का अपना नेटवर्क होता है। यह नेटवर्क कवक है। वैज्ञानिक पेड़ों के इस नेटवर्क को वुड वाइड वेब कहते हैं। ई श्रम ने केवल 3 वर्षों में 30 करोड़ से अधिक पंजीकरण दर्ज किए हैं। ई श्रम पोर्टल देश के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में कार्य करता है। इसका लक्ष्य असंगठित क्षेत्र के कामगारों का राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना है। इसमें प्रवासी श्रमिक, निर्माण श्रमिक तथा गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स भी शामिल है। IEPFA ने दावेदारों के सवालों का बेहतर समाधान करने के लिए 5 अंकों का टोल फ्री नंबर 14453 लॉन्च किया है। ये कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इसे कंपनी अधिनियम 2013 के तहत स्थापित किया गया है। ये संगठन निवेशक, शिक्षा और संरक्षण निधि के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। ओडिशा का अकाल 1866 ने ओडिशा के लोगों को बुरी तरह से प्रभावित किया था। इस अकाल की वजह से ओडिशा की लगभग 1/3 आबादी समाप्त हो गई थी। इसे नाअंका दुर्भिक्ष के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यह गजपति दिव्य सिंह देव के 9वें शासनकाल के दौरान हुआ था। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का ये बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज के क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।